हाय दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर 2 पाइथन का। ओके, आज सीखेंगे कुछ ऑपरेटर्स वगैरह सीख लेते हैं। ठीक है, पाइथन क्यों चूज करें ये भी जान लेते हैं। ठीक है, और पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी देख लेते हैं, और पाइथन से रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग और कोड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मींस राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैं? प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग, ओके, दिस रिलेटेड दिस इज रिलेटेड टू related to create a software and writing the instructions. Okay, ये होता है प्रोग्रामिंग। ओके, कोडिंग क्या होता है? द इंस्ट्रक्शंस related to the instructions that we write to create software. ओके, इन दोनों में फर्क समझे? तो ये प्रोग्रामिंग मतलब कोड, मतलब इंस्ट्रक्शंस को लिखना। लेकिन कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होता है? देखिए, ये कोडिंग का ये नहीं है। ओके, तो सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ओके, देखो, ये है कोड। ठीक है, देखिए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उसके लिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। ओके, coding is primarily the act of writing the code itself, while programming emphasizes the broader process. Okay, sorry, broader process of designing, developing, and testing software systems or softwares. Okay, testing softwares or systems. Okay, sorry, कुछ गलत बोला तो। ओके, तो कोडिंग क्या होता है? प्राइमरली द एक्ट ऑफ राइटिंग द कोड इटसेल्फ। मतलब क्या, कोड लिखने को ही कोडिंग कहते हैं। कोड क्या होता है अभी हमने देखा यहाँ, नोट पैड में लिख के रखा हूँ। ये क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उसी को हम कोड कहते हैं। ओके, और प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग में टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट भी होता है, डिजाइनिंग भी होता है। डिजाइनिंग मतलब क्या? कुछ भी, ये देखो, मान लो ये पूरा एक HTML पेज है। ओके, अभी शायद आप लोग ये नहीं समझेंगे। कैसे समझा? देखो, डिजाइनिंग मतलब कुछ जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं। ओके, वही डिजाइनिंग है।
हाँ, मतलब डिजाइन तैयार करना कि मतलब एक नक्शा तैयार करना कि कहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ऑल है या इमेजेस है, उसके बगल में वीडियोस होगा, उसके शॉर्ट वीडियो फोर्थ पोजीशन में होगा, उसके ऊपर सर्च इंजन होगा। ओके, मतलब सर्च इंजन नहीं, सर्च बार होगा, उसके बगल में गूगल का लोगो होगा। ये पूरा क्या है, एक पूरा मतलब डिजाइन है। ओके, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, बैकएंड में क्या होगा वही डेवलपमेंट है। मतलब कोड, मतलब देखो कुछ भी हमने किया, देखो ये हमने इमेजेस पर ये छोड़िए, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे मैंने स्टार्ट बटन पर थोड़ा होवर किया माउस को तो ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। ओके, एक बॉक्स दूसरा बन गया ट्रांसपेरेंट कलर का, ब्लैक कलर का। ओके, यहाँ सर्च के ऊपर ये कर्सर है, ठीक है, कर्सर यहाँ देखो, ये फिंगर का पॉइंटर दिखा रहा है, यहाँ ये लिंक है। तो इस तरह से ये जो हो रहा है, ये सब हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा इफेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, ये इमेज पर ये माउस ओवर करते ही ऐसा फिगर बदल जाना चाहिए थोड़ा सा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए। ठीक है, जब क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर थोड़ा लोड होना चाहिए, इस तरह से एक पॉपअप बॉक्स की तरह खुलना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट है। और टेस्टिंग या टेस्टिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स क्या होता है कि हमारा कोड सही से तरीके से चल रहा है कि नहीं, यही जानना टेस्टिंग होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। फिर सिंटैक्स क्या होता है, देखिए सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, पहले ये इतना रख लीजिए। ओके, ये भी रख लीजिए। ठीक है, इतना रख लीजिए। ओके, फिर इसके बाद हम क्या देख रहे थे, सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हमारा इंग्लिश में ग्रामर होता है, हिंदी में ग्रामर होता है, उसी तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो मतलब रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद ठीक है, सिंटैक्स का भी डेफिनेशन रख लीजिए। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स सिमिलर टू ग्रामर रूल्स इन हिंदी, इंग्लिश, each programming language, okay, has a unique set of rules. Okay, these rules called the syntax of a programming language. ओके, ये होता है सिंटैक्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, गेम डिजाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इस तरह से तमाम सारे काम कर सकते हैं। इसलिए हमें पाइथन का यूज करना चाहिए। ओके, और देखो, हम पाइथन जो है हमें सीखने के लिए इजी हो जाता है। हाँ, ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मिनिमल कोड लिख के भी हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जावा में कोड क्या होता है, जावा कोड टू प्रिंट सम
स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट। जावा कोड कैसा होता है देखो, तो सबसे पहले हमें क्लास देना होता है, ठीक है। एक फाइल बनाना होता है डॉट जावा के, इससे जिसमें एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। ओके, उस फाइल में जो उस फाइल का नाम जो होगा वही क्लास का भी नाम होना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए क्लास का नाम है, ठीक है। क्लास क्या होता है? एक ऐसा नक्शा, मतलब देखो जैसे क्या कि एक गाय है, हम बचपन में एक गाय के ऊपर ऐसे कैसे लिखते थे, इट हैज 2 ears, इट हैज 2 eyes, इट हैज 2 horns, इट हैज मीन्स क्या, और भी तमाम सारे 4 legs। हाँ, इस तरह से सब कुछ बताते थे ना। वैसे ही यहाँ क्लास में भी वही सब कुछ होगा। किसी भी क्या एक ग्रुप है, मान लो लायन है, ठीक है। लायन है, लायन एक ग्रुप है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए एनिमल्स, मान लीजिए एनिमल्स मान लीजिए, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं? क्राई करते हैं, सिंग करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। ये सारे एक्शंस को हम क्या किस में रखते हैं? फंक्शंस में वो करते हैं। ये सब एक्शंस जो है फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्शंस के लिए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज के लिए हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास क्या है? एक नक्शा। ओके, जैसे हम गूगल मैप्स में एक नक्शा देखते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम कैसे चलते हैं? या तो रोड से चलते हैं या फिर बाई ट्रेन चलते हैं, समझे। तो एक मैप है। ओके, समुद्री इलाके से चल रहे होंगे, वाटरवे में चल रहे होंगे, तो शिप से चल रहे होंगे, बोट में चल रहे होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है वहां? वहां हम एक नक्शा बनाते हैं कैसे कैसे जाना है। ओके, तो उस नक्शा को हम कहते हैं क्लास। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जो वो होता है, जो रियल वर्ल्ड में जो होता है, ठीक है, इंस्टेंस होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या, देखो कैसे समझाऊं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक पेन है। ओके, तो पेन क्या है? एक, सॉरी वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। मान लो हमने एक टाउन का ये बनाया, क्लास बनाया, तो उसमें एक घर जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ठीक, उस टाउन क्लास का एक टाउन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। घर का मतलब देखो, जैसे मान लो हमने टाउन का एक क्लास बनाया, तो टाउन कई सारे हो सकते हैं। जैसे एक मनेन्द्रगढ़ एक टाउन है, ठीक है। गोंदवारा रायपुर के इलाके में है, तो ये एक टाउन है। ओके, इस तरह से 2 टाउन्स हुए ना, तो गोंदवारा एक टाउन का ऑब्जेक्ट बन गया और मनेन्द्रगढ़ टाउन का ऑब्जेक्ट बन गया, समझे। लेकिन जो टाउन का जो मतलब ये होगा, प्रॉपर्टीज और एक्शंस होंगे, वो सब हर चीज जो टाउन्स के बारे में, जो जो चीजें टाउन्स में होते हैं, जो टाउन्स करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एनिमल क्लास हो गया, एनिमल क्लास के हिसाब से बता रहा था ना। तो एनिमल में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे ह्यूमंस का ही क्लास ले लो। जैसे मुरली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बगल में कोई और एक, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो इंसान होगा, ठीक है। लेकिन क्लास क्या है? ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के पास क्या होता है? मेरे पास भी 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, ओके, एक खोपड़ी है, ओके। फिर ऐसे करके होता है, ठीक है। पूरा बॉडी होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? ह्यूमंस का एक क्लास, ह्यूमंस क्लास में ये सब होगा। 2 हैंड्स मतलब हैंड्स होंगे, ठीक है। हैंड 1 हैंड 2 करके, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, खोपड़ी होगा। I1 I2 करके 2 आईज होंगे। ओके, तो ये ह्यूमंस क्लास में होता है, ठीक है। ये हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, कई लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किसी किसी का तो वोकैबुलरी वीक होता ही है, तो वो नहीं समझ पाता ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, ठीक है।
तो इसलिए मैंने इतना देर समझाया। ओके, तो देखो जावा कोड में क्या होता है, ठीक है। अब क्लास मान लो हमने लिखा ह्यूमन, ओके, ह्यूमन क्लास लिखा, नहीं तो अभी के लिए इतना रहने दो, ठीक है। ह्यूमन क्लास के बारे में हम छोड़ देते हैं। मैं तो सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा था कंसोल पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, क्लास को मेन कर देता हूँ। ओके, मेन किया, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जब क्लास का नाम देंगे और क्लास का नाम अगर मेन दे रहे होंगे तो उसमें मेन के स्पेलिंग में एम कैपिटल होगा, ओके, स्मॉल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेन फंक्शन इसके अंदर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, जो ऑलरेडी ये है, मतलब क्या, जिसका डेफिनेशन हमें देना पड़ता है और प्रोटोटाइप जावा डिफाइन करता है। ओके, जावा जेवीएम में डिफाइंड है। ओके, और प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप जेवीएम को पता है, लेकिन मेन जो है, मतलब मेन का बॉडी जो है वो मतलब कंपाइलर को पता नहीं है। ओके, जेवीएम को पता नहीं है। ओके, सो तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक मतलब क्या, ये पब्लिक जो है, जो पब्लिक है और क्लास है, ये जावा में भी होता है। ओके, तो पब्लिक क्या होता है कि पब्लिक कैसे बताऊं, ये सेम क्लास में मतलब अभी छोड़ दो इस चीज को। पब्लिक इतना याद रखो कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता है। अगर मैं ज्यादा सिखाने लग जाऊंगा तो तुम उलझ जाओगे। ओके, कई लोग बिगनर्स भी होते हैं। स्टैटिक वर्ड मेन, ये होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो मेन स्मॉल लेटर में सब कुछ है मेन में, ठीक है, एम भी स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग आर्क्स होगा। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स करके ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, तो फिर इसका ये होगा, ऐसे एरे बनाएंगे। ओके, आर्क्स बना देंगे। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स, ओके, आर्क्स, आर्क्स की जगह हम कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग एरे का नाम है। एरे मतलब क्या, जाने दो, ये भी छोड़ो, बस इतना लिखा जाता है स्ट्रिंग के आगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, फिर आर्क्स, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या, उसके अंदर ये, उसके सामने एक करली ब्रैकेट, ठीक है, तो फिर हमने 2 बार टैब दबाया, ठीक है, 2 बार टैब दबाने से यहाँ तक आ गया। ओके, फिर उसके पहले हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखने के लिए भी जब मेन के बगल में एक करली ब्रैकेट्स दिया था, उसके बाद एंटर किए थे तो कर्सर सीधा सी के नीचे आया था। लेकिन हमने क्या किया, एक टैब दिया ताकि इसका स्ट्रक्चर बना रहे। ओके, ऐसा किया जाता है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स लिखा ना, तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, इसके आगे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस मतलब क्या, कल भी मैं बताया था कि पैरेंथेसिस में क्या होता है, ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे हम मैथ्स में ज्यादातर यूज करते हैं, मतलब इनटू करने के लिए। ओके, मतलब लीनियर अलजेब्रा में 7th 8th में अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, देखे होंगे, तो हम ऐसे लिखते थे ना, देखें, ऐसा लिखते थे, 2 into x+2, ओके, ऐसा लिखते थे। ओके, =20, ये एक स्टेटमेंट था। ओके, सॉरी, यहाँ पर इतना सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 into x+2 = 20 ऐसा लिखते थे ना, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट यूज होता था, ये मतलब राउंड ब्रैकेट से यूज करते थे, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स यूज होगा पैरेंथेसिस में। ज्यादातर पैरेंथेसिस में हमेशा राउंड ब्रैकेट से यूज होता है, अनटिल अनलेस ये कहा ना गया हो कि वहां मतलब कोई बॉडी, नया बॉडी ना दे रहे हो। जैसे मेन का बॉडी देते समय हमने क्या किया, यहाँ करली ब्रैकेट्स दिए, ये बॉडी है, फंक्शन का बॉडी है, ये क्लास का बॉडी है, इसलिए यहाँ करली ब्रैकेट्स दिए। ओके,
यहाँ, लेकिन यहाँ तो राउंड ब्रैकेट्स ही देंगे क्योंकि ये फंक्शन है। ओके, फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ राउंड ब्रैकेट्स देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो जेवीएम प्रिंट कर देगा। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ये जब हम जावा पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिए? हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड, अभी के लिए हम हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे, ज्यादा कोई और ढूंढने की क्या जरूरत है। ओके, तो इसका लिख दिए। फिर यहाँ पर हमें सेमीकोलन देना होता है, ठीक है, लेकिन पाइथन में हमें सेमीकोलन नहीं देना होता। और देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा यहाँ, लेकिन पाइथन में कल क्या लिखा था? सिर्फ प्रिंट लिखा था। ओके, प्रिंट लिखने से ही हमारा काम बन गया था। फिर हम एंटर करेंगे। ओके, एंटर करेंगे तो फिर यहाँ फंक्शन का बॉडी क्लोज। ओके, यहाँ एक टैब देंगे, यहाँ फंक्शन का बॉडी क्लोज, तो फिर एंटर किए, यहाँ मेन क्लास का बॉडी क्लोज। ओके, जब हम इतना ये पूरा यहाँ से यहाँ से क्या, देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोड जो है हमारा मेन डॉट जावा फाइल में लिखा रहेगा, और जिसमें और उसके नाम में जो मेन है, तो उसका पहला अक्षर मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, मेन का पहला लेटर कैपिटल होगा, मैं फिर से बता दिया। ओके, ये इतना कोड लिखना पड़ता था जावा के लिए, लेकिन पाइथन के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या? हेलो वर्ल्ड। ओके, जो हम डबल कोट्स में लिखेंगे वही प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ, हाँ, ये ठीक है, ये रहा पाइथन कोड। और वहां देखो जावा कोड, जावा कोड कितने लाइन में हुआ? 1 2 3 4 5, 5 लाइन में हुआ। और पाइथन का कोड कितने लाइन में हुआ? 1 लाइन में ही समाप्त हो गया। तो कौन सा बेटर है इस हिसाब से? मतलब मिनिमल कोड लग रहा है ना, तो इसलिए भी पाइथन अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब अभी से मत रख लेना कि जावा एकदम, कहीं जावा दिख गया तुमको, जावा सीरीज दिख गया तो हम वहाँ सीखे सीखना ही बंद कर देंगे। जावा का भी अनेकों जगह काम आते हैं। ठीक है, जावा भी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जिसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। ओके, तो देखो, ये होता है पाइथन और जावा में अंतर। ठीक है, तो इसलिए हमें पाइथन सीखना चाहिए। ओके, तो ये भी लिख देता हूँ। ओके, नहीं तो आप ही लिखो ना, पाइथन इज एन इजी टू लर्न कॉमा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। with python comma it is possible to create programs with minimal amount of code, full stop. Look at the code in java and python used for printing the message hello world। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में होगा। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों कोड लिख देंगे, जो क्लास मेन से जो कोड लिखा हूँ और ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला जो कोड लिखा हूँ, दोनों कोड लिख देंगे। ऊपर वाले में लिखेंगे जावा का कोड है, और नीचे वाले में लिखेंगे ये पाइथन का कोड है। ओके, दिस इज पाइथन कोड, दिस इज जावा कोड, ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, अगर इतना और अच्छे से बता दिया। ओके, फिर अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। ओके, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है? पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज व्हिच हैज एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ओके, पाइथन एक वर्सेटाइल मतलब जरूरी लैंग्वेज है। ओके, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है। ओके, वो लैंग्वेज है। ओके, इसका इस्तेमाल हर एक फील्ड में होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लार्ज टर्म है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और ये मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये सब भी बता देता हूँ। ओके, एआई वर्सेस डीप लर्निंग, डीएल वर्सेस एमएल वर्सेस, ठीक है, डीएल डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, जेन एआई। ओके, ये एंटर दबाया। ठीक है,
तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं, है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई कैसे इंटर रिलेटेड है। कौन सा फिगर अच्छा लग रहा है आप लोग को? हाँ, हाँ देखो, ये वाला थोड़ा बढ़िया है, कलरफुल। नहीं तो ये वाला देखते हैं, चलो ये वाला अच्छा है। ओके, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मतलब एक वो है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और उस मशीन लर्निंग के भी अंदर आता है डीप लर्निंग, और उस डीप लर्निंग के भी अंदर आता है जनरेटिव एआई। देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है। ओके, इसमें जनरेटिव एआई। ओके, फिर AI involves techniques that equip computers to emulate human behavior, enabling them to learn, make decisions, recognize patterns, and solve complex problems in a manner like to human intelligence. Okay, ये कह रहा है, तो मतलब क्या AI क्या करता है, कि उसका मतलब अपने आप हर काम करना, मतलब जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है वैसा ही उसको भी बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, वो मतलब ह्यूमन बिहेवियर को वो करता है, मतलब डेवलप करता है, ठीक है, वो अपने आप लर्न करता है, चीजों को सीखता है। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, हमने देखा ये इन चीज ऐसे काम कर रहा है। मतलब देखो, हमने बचपन में हम क्या करते हैं, कि हम 1 से 100 तक गिनते गिनते थे, ठीक है। तो हम देखते थे कि एक मालगाड़ी जा रही है आगे, तो इसमें कितने बोगीज होंगे, ये कितना स्पीड ये करेगा, ये सब क्या ह्यूमन बिहेवियर है। हम क्या कर रहे हैं, इससे लर्न कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ स्कूल में सीखा था 1 से 100 तक गिनती, लेकिन तब क्या करते थे हम, तब मालगाड़ी के डिब्बों को गिनते थे, पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों को गिनते थे। तो ये क्या होता है, ये लर्निंग है। इसमें कितने डब्बे होंगे, इसमें कितने मालगाड़ी में कितने डब्बे हैं, इसमें कितने डब्बे हैं, हाँ ये मतलब हमारा बेंच कितने मीटर्स का है, कितने फीट्स का है, ये सब हम सीखते थे, ठीक है। हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, हमें चॉकलेट खाना है या आइसक्रीम खाना है, ये क्या हुआ, ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, लड़कियां क्या करती हैं ज्यादातर, रंगोलियां बनाती हैं, तो उसे सीखने के लिए कैसे बनाना है, ये हम कैसे सीखेंगे, ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने से ही सीखेंगे ना। और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मतलब क्या, कि कोई भी प्रॉब्लम, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गया या मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गया, ये सब सॉल्व करना ही क्या होता है, जैसे ह्यूमन करता है वैसे ही वो भी कर सकते हैं। ह्यूमंस की क्षमताओं को बनाना ही एक मशीन में, समझे, या एक कंप्यूटर को देना, यही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। ये क्या करता है, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स को यूज करके, ठीक है, वो पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स में डाटा वो लेता है, ठीक है, हम उसको डाटा देते हैं, उसमें से वो पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, और उस पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, एल्गोरिथम्स चाहिए, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स्ड। ओके, रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड मतलब क्या, कि सुपरवाइज्ड, देखो सुपरवाइज्ड एक बार देख लेते हैं, अच्छे से डिटेल में बता दूंगा तब। मैं थोड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड, ठीक, लर्निंग, supervised learning. Okay, supervised learning in machine learning. Okay, supervised learning is a type of machine learning where an algorithm learns from labeled data. हाँ, हम labeled data देते हैं, meaning data where the output is known or expected, ठीक है, जिसमें आउटपुट नोन होता है या एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा और देख लेता हूँ मैं। हाँ, हाँ, थोड़ा लेबल्ड डेटा कैसा होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। गिग्स ऑफ गिग्स है ना हमारा, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स, सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग देखते हैं पहले। हाँ,
हाँ वही हो गया। जैसे टर्म सुपरवाइज्ड है वैसा ही हो गया, मतलब किसी के मतलब जो देख रहे हैं, मतलब मुझे हिंदी इतना आता नहीं है, ठीक है। निरीक्षण मेरे ख्याल से लग रहा है, कुछ सुपरवाइज्ड का ये होता है हिंदी। ठीक है। तो जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, वो कैसे गाइड करता है, मतलब टीचर भी छोड़ो, ट्यूटर जो घर पे आया तुम्हारा, ठीक है, और तुम्ही को वन ऑन वन टीचिंग दे रहा है, ठीक है, वो टीचर कैसे सिखाएगा तुमको? इधर सुपरवाइज्ड लर्निंग ही होगा तब, ठीक है। देखो, लेबल डाटा कैसा होता है, लेबल्स कैसा होता है, देखो ये एलिफेंट है, ठीक है, ये काऊ है, ये कैमल है, ठीक है। लेबल्ड डाटा मतलब कैसा हुआ, कि मतलब देखो, रॉ डाटा, ये एकदम फिगर अच्छे से समझा रहा है, देखो रॉ डाटा में क्या है, कि बहुत सारे जानवरें हैं, जानवर हैं, मतलब जानवरें भी नहीं होता है, जानवरों का समूह है यहाँ, ठीक है। यहाँ कोई गाय है, कहीं ऊंट है, कहीं हाथी है, कहीं कुत्ता है, कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमारे मतलब क्लास वन के पहले या क्लास वन में क्या होता था, हमें फिगर, मतलब बुक्स में फिगर्स होते थे, और उसमें फिगर के नीचे लिखा रहता था ये हाथी है, ये गाय है, ये ऊंट है, ये कुत्ता है, ठीक है। ये सब क्या है, लेबल्स है। फिर उसमें अल्गोरिदम लगाया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, ठीक है। यही मशीन लर्निंग है, मतलब क्या, कि मशीन्स को कैसे सिखाएं, ठीक है। ये मशीन को हम डाटा देते हैं, ठीक है। एकदम मशीन को भी हम उसी तरह डाटा देते हैं, ठीक, एल्गोरिदम का यूज करके, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मतलब और थोड़ा हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डाटा, मीनिंग each input is paired with the correct output. The model learns by comparing its predictions um, with the actual answers provided in the training data, ठीक है। For example, if a model is trained to recognize handwritten digits, it will use what it learned to correctly identify new numbers it hasn't seen before. Okay. हाँ, तो अब समझो लो, जैसे कि मैं लिखा, मतलब मैं उसको मशीन को बताया ये वन है, ये टू है, ठीक है, ये थ्री है। अगर हम वन के बगल में टू लगा देंगे तो ये 12 है, ठीक है। 12 भी छोड़ो, 12 वाला छोड़ो, 21 देख लो या 31 देख लो। उस हिसाब से वो क्या समझेगा, कि थ्री के बगल में अगर वन लगा दिए तो वो 31 हो जाएगा, फिर वो 32 हो जाएगा, और ये 30 है, ठीक है, ये 10 है, ओके, ये 100 है, ओके, ये 100। तो वो समझ जाएगा कि अगर हम यहाँ ये लिखे, ऐसा लिखे, तो ये 101 है। तो इसी को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। फिर उसके बाद व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ देखो, अननोन आउटपुट, नो ट्रेनिंग डेटा सेट। यहाँ रॉ डेटा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन भी उन्हीं को करना है, ठीक है, एल्गोरिदम भी उन्हीं को लगाना है, प्रोसेसिंग भी उन्हीं को करना, और आउटपुट प्रोसेस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन आउटपुट यहाँ राइट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसी को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हमने नहीं बताया कि ये चीज हाथी है, हमने नहीं बताया कि ये कैमल है, हमने नहीं बताया ये गाय है या काऊ है, ओके। लेकिन फिर भी उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। Imagine a robot navigating a maze to reach a diamond while avoiding fire hazards. Okay, file navigating. Okay,
ठीक है, फायर हैजार्ड्स में हमको जाने के लिए पहुंचा रहा है, ठीक है। तो द गोल इज टू फाइंड द ऑप्टिमल पाथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ हैजार्ड्स व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द रिवार्ड। ओके, रिवार्ड मैक्सिमाइज करना, ओके ओके, ये सब छोड़ो। ईच टाइम द रोबोट मूव्स करेक्टली इट रिसीव्स अ रिवार्ड, इफ द रोबोट टेक्स द रॉन्ग पाथ इट लॉसेस पॉइंट्स। ये सब भी छोड़ो, ठीक है। हम्म, यहाँ थोड़ा reinforcement learning is a branch of machine learning that focuses on how agents can learn to make decisions through trial and error to maximize cumulative rewards. Reinforcement learning allows machines to learn by interacting with an environment and receive feedback based on their actions. Okay, देखो, हमारा री लर्निंग क्या यूज करता है, ट्रायल एंड एरर को यूज करता है, ठीक है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर का यूज करता है, ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये री लर्निंग इंटरेक्ट नहीं करता, री लर्निंग करते दौरान मशीन्स इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ और वो फीडबैक रिसीव करते हैं, ठीक है, अपने एक्शंस के हिसाब से। ठीक, तो फिर जो एक्शन है वो सही है या गलत है, उसके हिसाब से फीडबैक आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो लर्न करते हैं, ठीक है। हम भी जैसे बचपन में क्या करते थे, हमें कहती होंगी ना, हमारी माताएं कहती होंगी, बेटा ट्रेन से उतरते समय बिल्कुल ट्रेन के पास में नहीं खड़े रहना है, थोड़ा दूर हो जाना है, नहीं तो ट्रेन तुमको उड़ा ले जाएगा, ठीक है। ये क्या है, री लर्निंग है। वहां क्या हुआ था, हम ट्रेन के नजदीक में खड़े थे, ठीक है, हमारी माता जी ने एकदम रोका है, ठीक है, बेटा ट्रेन के सामने मत खड़े होना, ट्रेन के नजदीक में, वो जाते जाते तुमको भी उड़ा सकता है, ठीक है, हवा में उड़ जाओगे तुम। तब हम छोटे थे, हमारा वेट उतना होता नहीं होगा, ठीक है। तो उसके मतलब फोर्स से, मतलब फोर्स भी नहीं कहेंगे, फोर्स मतलब जो, मतलब क्या कहेंगे, उसके फोर्स से जो विंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको उसका इस्तेमाल करके वो तुम्हें उड़ा सकता है, ठीक है। तो ऐसा लर्निंग, मतलब इस लर्निंग में क्या हुआ कि हम जो एक्शन क्या है, हम ट्रेन के पास खड़े थे, ठीक है, उसके हिसाब से हमें फीडबैक मिला कि ट्रेन के पास ऐसे खड़े नहीं होना है, वो येलो लाइन के बाहर खड़े होना है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फीडबैक होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हमें री लर्निंग, ठीक है। ठीक, इतना इंट्रोडक्शन रख लीजिए, ये सब हम बाद में भी बताएंगे, जब मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ओके, ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट होता है, ठीक है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है। ह्यूमंस कैसे वर्क करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स पर यूज, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स का, न्यूरल सेल्स का यूज करते हैं ना, न्यूरॉन्स का यूज करते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही डीप लर्निंग भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देता है, ठीक है, जिसमें डाटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क इसी को कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स में, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स मतलब क्या, जो न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल टास्क के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले ये समझ जाते हैं कि कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बनाता है, ठीक है। हाउ कंप्यूटर मेक्स अ न्यूरल, ठीक है। A computer makes a neural network by using software to simulate interconnected nodes known as neurons arranged in layers. समझे, ये नोड्स क्या है, कंप्यूटर से, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नोड्स, ठीक है।
सॉफ्टवेयर बना लेता है ताकि कई सारे कंप्यूटर्स जो इंटरकनेक्टेड हैं वो सिमुलेट हो सके किसी भी एक्शन के लिए. These neurons receive inputs, apply weights, and use activation functions to produce outputs, which are then passed to next layer. And ठीक है, नेक्स्ट लेयर में ये उनका आउटपुट पास होता है. ठीक है, ये जो भी काम करते हैं, जो मतलब एक लेयर में जो काम होता है उसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर में जाता है, फिर उसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर में जाता है. ऐसे करते करते एक बड़ा सा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं. ठीक है, इन न्यूरल नेटवर्क को बना के ठीक है जो डाटा प्रोसेसिंग और एनालिटिकल टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो कंप्यूटर्स जो मिलके करते हैं, उसी को कहते हैं डीप लर्निंग. ठीक है, डीप लर्निंग जो है आसान कर देता है. डीप लर्निंग क्या करता है, इस्तेमाल करता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू एक्सट्रैक्ट हाई लेवल फीचर्स फ्रॉम रॉ इनपुट डाटा. ठीक है, रॉ डाटा से हाई लेवल फीचर्स बना सकता है. ठीक है, इसी को कहते हैं डीप लर्निंग. एंड ठीक, सिमुलेटिंग द वे ह्यूमन ब्रेन्स परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. समझे, ह्यूमन ब्रेन्स जो है मतलब दुनिया को देखते हैं और समझते हैं. ठीक है, उसी तरह से डीप लर्निंग भी कर लेता है. ठीक है, ये मल्टीपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना के. ओके, जनरेटिव एआई क्या करता है, ये एक डीप लर्निंग का ही सबसेट है. ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये नया चीज जनरेट कर सकता है. ठीक है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, कोड हो गया. ठीक है, ये सब प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हमारे इनपुट पर इनपुट क्या हो सकता है, हमारा डाउट. हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में गए और मेटा मेटा सर्च इंजन में जाके हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, हाउ टू कोड फॉर दिस. ओके, वो क्या हो गया, उसके लिए इनपुट हो गया. ठीक है, वो इनपुट जो है लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जनरेटिव एआई का एग्जाम्पल भी वही है. मेटा मेटा एआई जो हो गया, या फिर चैट जीपीटी हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे को पायलट हो गया, ये सब क्या है, जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, ठीक, तो फिर ये क्या करते हैं, ये इनपुट के हिसाब से कोड भी कर सकते हैं. ओके, ये बोल रहा था. हाँ, ये क्या कहाँ ट्रेंड होते हैं, वास्ट डेटा सेट्स पर ट्रेंड होते हैं. दिस मॉडल्स डिटेक्ट पैटर्न्स. ये मॉडल्स क्या डिटेक्ट करते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं और आउटपुट क्रिएट करते हैं. ठीक है, आउटपुट क्रिएट करते हैं, वो भी कैसे, बिना किसी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन की. मतलब क्या, हमें कोई इंस्ट्रक्शन उसको नहीं देना पड़ता, तो फिर भी वो हमें कोड लिख के दे दे रहा है. ठीक है, ये सब होता ही है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं. ठीक है, आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ ऐसा ही होता है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो मतलब स्टाफ है, वो मतलब अबव मतलब जो हायर हायर स्टाफ से बच के इन चीजों का इस्तेमाल करके भी कई बार कोड कर लेते हैं, ताकि उन्हें कोई दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें समझना होगा कि हम क्या गलती कर दिया, वो क्या गलती कर दिया. ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, कुछ कुछ हमें भी तो समझना होगा. मतलब मान लो कि आपने अपने फ्रेंड से नोट्स लिया. ठीक है, तो वहां पर जब आप कॉपी कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिखा. कई लोग वो समझ के भी लिखते हैं. ठीक है, और सोचते हैं अरे यार ये क्या लिखा है. तो वैसा चीज जो वैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए. समझे, जनरेटिव एआई हमारा वो दोस्त है जो ऑलरेडी काम कर चुका है. हम काम अभी कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. नहीं तो हम ही मुसीबत में फंसेंगे. वो जनरेटिव है तो जल्दी मुसीबत नहीं आएगा, हमको पहले मुसीबत आएगा. तो समझे, हम पकड़े जाएंगे कि हमने कॉपी किया है. ठीक है, या फिर हमें कुछ आता ही नहीं है. इस बार हमारे बॉस हम पर चिल्ला सकते हैं. ठीक है,
है, तो इस तरह की चीजें ना हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, समझे? नहीं तो ये सब हमें जरूरत नहीं, जनरेटिव एआई तो हमारा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर भी यूजिंग अ मिक्स ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोला है, ठीक है। जनरेटिव एआई को हम ये नहीं बता सकते कि हम खुद नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर हम खुद भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हाँ। कई बार याद आया कि हमें कैसे, एकदम मान लो हमें ये नहीं समझ में आ रहा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मेटा एआई को पूछा, ठीक है। मेटा एआई एक तरह से बताया, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, ठीक है। फिर वो दूसरी तरह से बताएगा, तो हम बोले कि ये हमको समझ में आ गया, ओके कर दिए। तो वो ये भी तो कर सकता है कि उसी चीज को बार बार किसी और के साथ भी बिहेव करे। ये हम ह्यूमंस भी करते हैं, वो भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जनरेटिव मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया ना। ओके, तो ऐसा हुआ, मतलब ये इसे कहते हैं, ये हुआ हमारा जनरेटिव एआई के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, मैं ये सब क्यों बता रहा था, ताकि हम आगे बता सके डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, डाटा एनालिस्ट क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या होता है, एआई साइंटिस्ट क्या होता है। ओके, तो ये सब मैंने बता दिया। बिग डाटा क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। बिग डाटा के लिए भी मैं अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। बिग डाटा मतलब वो पूरा क्लाउड को इस्तेमाल करता है, ठीक है। बिग डाटा refers to the vast complex data sets that are difficult to manage and analyze using traditional data processing tools, ठीक है। बिग डाटा क्या करता है, ऑर्गेनाइज को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, इंसाइट्स को समझने के लिए, और लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, ठीक है। दिस डाटा स्ट्रक्चर डाटा सेट्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और अ मिक्स ऑफ बोथ, एंड आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री वर्सेस वीएस ऑफ वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, थ्री वीज इसे कहते हैं, थ्री वीज, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है, थ्री वीज है, ठीक है। तो बिग डाटा के लिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। Big data describes large and diverse data sets that are huge in volume and also rapidly grow in size over time. Okay, big data क्या होता है, लार्ज एंड डाइवर्स डाटा सेट्स। डाइवर्स मतलब क्या, अलग अलग, और लार्ज मतलब बहुत बड़ा। ओके, डाटा सेट, ओके, दैट आर ह्यूज इन वॉल्यूम, वो जो है वॉल्यूम में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है। एंड ऑल्सो रैपिडली ग्रो इन साइज ओवर टाइम, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। बिग डाटा इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग मतलब क्या, जो प्रेडिक्ट करना आउटपुट को, ओके। मतलब आगे की चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं ना हम, मतलब बताने को, फ्यूचर बताने को ही हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बनाने के लिए, ठीक है, मतलब क्या, जो प्रेडिक्शंस दे सके ऐसा मॉडल्स, एंड अदर एडवांस्ड एनालिटिक्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इसी को कहते हैं ये बिग डाटा, ठीक है। बिग डाटा जब हम क्लाउड पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे, मतलब क्या, नो एसक्यूएल या ये पढ़ेंगे, हडूप, ये सब पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। डीबीएमएस भी पढ़ेंगे, ठीक है, तब समझा दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है। बिग डाटा मशीन लर्निंग में यूज होता है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में यूज होता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बता दिया, मशीन लर्निंग बता दिया, बिग डाटा बता दिया, ओके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। कि हम मान लो एसी ऑन करके चले गए, ठीक है। तो हमें याद आया कि एसी ऑन है, ठीक है। तो हम अपने मोबाइल से या किसी और टूल्स का इस्तेमाल करके
हम घर से बाहर हैं फिर भी हमारे घर का एसी को बंद कर दिए, ठीक है। ऐसा काम कौन कराता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या है कि इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थिंग्स, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समझे। इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम अपना टीवी का इस्तेमाल देखो, जैसे क्या होता है कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक सबसे बेस्ट उदाहरण है कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी, मान लो जैसे जीमेल में हम साइन इन किए, ठीक है, नया कंप्यूटर आया, ठीक है, साइन इन किए तो तुरंत हमारे मोबाइल में आ जाता है कि यहाँ पर कोई डिवाइस ने आपके जीमेल को या ईमेल को एक्सेस करने की कोशिश की, क्या वो आप ही हैं? तो यस इट्स मी, नो इट्स नॉट मी, दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है, समझे। इसी को कहते हैं, समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी को कहते हैं। हमने अप्रूव कर दिया उस साइन इन को, तो इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। इंटरनेट का यूज होता है होते हुए ऐसा काम करने को ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, ओके। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या कि मतलब जो हमारा इंटरनेट में जो भी कुछ डाटा है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा है इंटरनेट में या आपके मोबाइल में जो हैक हो सकता है, उससे सेव करने को ही हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, ओके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, गेम डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। गेम्स जैसे हम धीरे धीरे पबजी वगैरह ये सब जो खेल रहे हैं, वो सब कैसे बनते हैं? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही बनते हैं, ओके। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमारे सामने, देखो, हमने अभी क्या सर्च किया? ये गूगल पर बिग डाटा सर्च किया, ठीक है। हमने सर्च तो कर लिया, लेकिन यहाँ कहीं कोई ऐसा भी इंसान होगा जो ये सर्च कितने बार हुआ, बिग डाटा के इंफॉर्मेशन कितने बार लोगों ने सर्च किया, ये चीज बिहाइंड द सीन्स जो डाटा रख रहे होंगे, उसे कहते हैं बिग डाटा। देखो ये फील्ड है, यहाँ हमने टेक्स्ट एंटर कर दिया, ठीक है। ये सर्च बार पर हमने एक टेक्स्ट एंटर किया, वो टेक्स्ट क्या है? बिग डाटा, ठीक है। फिर हमने एंटर दबाया, ठीक है। एंटर दबाने के बाद क्या होना चाहिए? ये कहाँ ये चीज कौन बताता है? बैकएंड डेवलपर बताता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है? ये पूरा जो मतलब जो गूगल पेज है, रिजल्ट्स है, ये सब देखो, ये पूरा क्या है? डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। अंदर क्या इस वेबसाइट में क्या डाटा है, उस डाटा के बारे में जो डाटा लिखा हुआ है वो ये है, इसे कहते हैं हम मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, ओके। इस पेज में जो डाटा है वो यहाँ बता दिया, ठीक है। ये बिग डाटा के बारे में ये चीज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसी को कहते हैं हम मेटा डेटा, ठीक है। ये मेटा डेटा क्या बता रहा था? फ्लो टूट गया। मेटा डेटा बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था ना, ठीक है। डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। ये पूरा जो है मतलब ये डाटा अबाउट डाटा यहाँ आना चाहिए, ये पूरा जो मतलब ये पूरा पेज, ओके। या फिर ये भी छोड़ दो, ये बिग डाटा डिफाइंड, ये क्लिक करते ही ये पूरा आता है, ठीक है। फिर यहाँ एक चीज, मैंने बिग डाटा बेनिफिट्स पर क्लिक करते ही ये पूरा बेनिफिट्स आता है, ठीक है। ये सब ये होना चाहिए, ये किसने किया? ये होना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? बैकएंड डेवलपर लिखता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है? ये पूरा ये होवर करते ही नीला होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। ये पेज कैसा दिखना चाहिए, ये फ्रंट एंड बताता है। और दोनों का काम कौन करता है? फुल स्टैक डेवलपर करता है, ओके।
अब यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में बात कर लेते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है? देखो, डेवऑप्स दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, डेवलपर एंड ऑपरेटर्स। ठीक है। डेवलपर्स क्या करते हैं? कोड बनाते, कोड लिखते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है। और जो गलती है वो बताते हैं। देखो रुको, अभी ऐसा नहीं, पूरा अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले ये जो है डेवऑप्स जो है वो इस तरह से इंफिनिटी वाले सिंबल से दिखाया जाता है। अरे यार, इसमें ये क्यों आ गया? हाँ, देखो, ओके, ये जो है देखो, डेवऑप्स का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है। ये क्या हुआ? डेवऑप्स का मैं दिखा देता हूँ। डेवऑप्स इंजीनियर। ओके। डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर इज एन आईटी प्रोफेशनल। ये सब छोड़ो, ये इमेजेस में जाते हैं। हम ऐसा चीजें नहीं देखेंगे। ठीक है। तो देखो, DevOps engineer responsibilities। हम्म, देखो ऐसा, रुको रुको, ऐसा नहीं, हम ऑल में ही जाते हैं। ठीक है। ये सब मुझे क्या करना? ओके, व्हाट इज डेवऑप्स इंजीनियर, यहाँ चलते हैं। ठीक है। या फिर ये भी छोड़ो ना, ये भी छोड़ो। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले डेवलपर एंड डेवलपर एंड ऑपरेटर्स। ठीक है। डेवलपर एंड ऑपरेट ऑपरेटर, डेवलपर एंड ऑपरेटर। ओके। देखो, डेवलपर क्या करता है? सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है। ऑपरेटर क्या करता है? मैनेजेस एंड एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग को मतलब देखता है। ठीक है, कि मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं है, नहीं कर रहा है। ठीक है। और वो मैनेज भी करता है, मतलब लिटिल थोड़ा चेंज करना हो, कहीं कुछ चेंज करना हो जिससे कि जो डेवलपर ने किया वो सही हो जाए, वो चीज जो है ऑपरेटर करता है। ठीक है। ये हार्डवेयर का भी यूज करता है, सॉफ्टवेयर का भी यूज करता है, नेटवर्क का भी यूज करता है। ठीक है, ऑपरेटर। लेकिन डेवलपर क्या करता है? डिजाइन करता है, कोड करता है, टेस्टिंग करता है, डिबगिंग करता है। ठीक है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या क्रिएट करता है? नया फीचर क्रिएट करता है। मान लो कोई मोबाइल ऐप है, या फिर उसका बग को फिक्स करता है। ठीक है, पिछले वर्जन को देख के। ठीक है। लेकिन एक आईटी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट क्या करता है? एक सर्वर को डिप्लॉय करता है। ठीक है, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स एंड और मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेटाबेस। समझा? एक डेटाबेस को मॉनिटर करता है। ओके, ये हुआ। ठीक है।
तो ये है हमारा डिफरेंस डेवलपर एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर से बैक बटन में जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम इमेज में चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, डेवऑप्स इंजीनियर सेटअप एंड मैनेज कंटिन्यूअस, ये CI/CD पाइपलाइंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होता है, CD होता है, ठीक है। तो CD होता है, ओके। तो ये कहाँ गया, सबसे पहला स्टेप है प्लान, ओके। हम प्लानिंग करेंगे कि हम कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ओके। ये होता है प्लानिंग। फिर हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। कोड करने के बाद हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करना मतलब कंपाइल करना। फिर हम कंपाइल करने के बाद हम टेस्ट करते हैं सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं, फिर रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिलीज करने के बाद हम खुद से डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेट करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं, ठीक है। मॉनिटर करते हैं कि सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये पूरा जो स्टेप है यहाँ, प्लान के बाद देखो, बिल्ड, कोड बिल्ड टेस्टिंग इसको कहते हैं हम। देखो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में क्या आता है देख लेते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इन डेवऑप्स, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इन डेवऑप्स इसमें क्या करते हैं, continuous integration in DevOps is a software development practice where code changes are frequently integrated into a shared repository, triggering automated builds and tests, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कोड करना, बिल्ड करना और टेस्ट करना, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, देखो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। Continuous deployment is a DevOps practice where software code changes are automatically deployed to production environments without manual intervention, ठीक है। प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में हम देखो, ये भी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। Key aspects of continuous development, automation, automated testing, देखो automated testing, reduced risk, real time monitoring, rollback, ये सब जो है मतलब रिकवरी। देखो कोई ढंग के जगह से देखते हैं। हाँ, कंटिन्यूस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस Continuous delivery helps developer test their code in a production similar environment, hence preventing any last moment or post-production surprises. These tests may include UI testing, load testing, integration testing. It helps developers discover and resolve bugs preemptively. By automating the software release process, CD contributes to low risk releases, lower cost, better software quality, improved productivity levels, and most importantly, um, एक सेकंड बता रहा हूँ और जगह देख के, ठीक है। ओके, चलो हम अब बताते हैं। देखो यहाँ कुछ था क्या, इसमें था क्या, न्यूरल नेटवर्क था, ठीक है। तो इसमें, हाँ, तो डेवऑप्स का हम बात कर रहे थे। यहाँ देखिए, ये रहा,
ठीक है। ये रिलीज और डिप्लॉय कहाँ होते हैं? कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में होते हैं। फिर ऑपरेट करना, मॉनिटर, डिप्लॉय मतलब इस्तेमाल करना। ठीक है। रिलीज कर देना मतलब आप समझते ही हैं, जैसे फिल्म को रिलीज किया जाता है वैसे ही मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है प्रोडक्ट को। डिप्लॉय करना मतलब इस्तेमाल करना। ठीक है। ऑपरेट, मॉनिटर, ठीक है। इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। ऑपरेट, what is operate process in DevOps? ठीक है। In DevOps, the operations process, also known as operate phase, involves maintaining, monitoring, and troubleshooting applications in production environment. तो समझे, ट्रबल शूट किया जाता है मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको मतलब ये किया जाता है, मतलब क्या, हटाया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। इस फेज से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट रिलायबल बन जाता है। ठीक है। जीरो डाउन टाइम में आ जाता है। मतलब क्या, डाउन टाइम मतलब क्या, जहां हम मेंटेन करते हैं मतलब कहीं ये खराब टाइम आता है मतलब क्या होता है, ये कई बार एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। ठीक है। कोई वेबसाइट क्रैश होता है, सर्वर क्रैश होता है, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट का जीरो डाउन टाइम आ सकता है। वाइल आल्सो फोकसिंग, जीरो डाउन टाइम मतलब क्या, वो चीज ना आए, वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। क्रैश होने जैसा प्रॉब्लम। while also focusing on security and governance, इसको कहते हैं क्या, ऑपरेट फेज। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, मॉनिटर फेज एक बार देख लेते हैं। ओके। The monitor process involve continuously tracking and analyzing the performance. हम क्या करते हैं मॉनिटरिंग प्रोसेस में, कि हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ठीक है। कब कैसा ये परफॉर्म किया उसका एनालाइज करते हैं, कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है। ये सब हम देखते हैं। ठीक है। मॉनिटरिंग में इतना याद रखिए, बहुत है। ओके। बस इतना हुआ। ठीक है। डेवऑप्स इंजीनियरिंग में। ओके। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, वो स्क्रैच से कोड लिखता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े ग्रुप में काम करता है। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर अकेला कुछ, मान लो जैसे कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, वो कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा। लेकिन उसमें कोड कौन करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर करेगा। ओके। ये छोटा सा डिफरेंस याद रख लीजिएगा। डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट में और मशीन लर्निंग, ठीक है, एआई साइंटिस्ट। ठीक है। एआई साइंटिस्ट जो है एआई पे काम करेगा, और एआई की जो मतलब देखो जैसे क्या होता है, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का। ठीक है। तो उस पर रिसर्च कई लोग किए, जैसे न्यूटन, फिर आइंस्टाइन, ऐसे बहुत सारे लोग रिसर्च किए। ठीक है। फिजिक्स के ऊपर। वैसे ही जो एआई साइंटिस्ट होंगे वो एआई पे रिसर्च करेंगे। ओके। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करेगा, मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करके, ये सब मशीन लर्निंग के टूल्स का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग की जो विद्या है वो सब इस्तेमाल करेगा। ठीक है। डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट और डाटा इंजीनियर, तीन अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है। तो देखिए, डाटा गैदरिंग कौन करता है, हमारा डाटा इंजीनियर करता है। ठीक है। डाटा गैदरिंग, एक मिनट, डाटा इंजीन एनालिस्ट, एनालिस्ट छोटा टर्म है और इंजीनियर उससे बड़ा टर्म है, और डाटा साइंटिस्ट उससे भी बड़ा टर्म है। ठीक है।
डाटा इंजीनियर, वैसे डाटा साइंटिस्ट, वैसे डाटा साइंटिस्ट कर लेते हैं। डाटा साइंटिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये है। हाँ, डाटा इंजीनियर। वैसे मैं ये सब सर्च करके क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए, आप तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई अगर आपके जगह पढ़ के सुना के थोड़ा समझाने का प्रयास करे तो आपको थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है, आपको ऑडियो वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय आप खुद किताब खोल के बैठ जाए, समझे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, हालांकि आप लोग समझते होंगे कि मैं अपना यूट्यूब में अपना ये कमाई के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो वो सही बात है, ठीक है, लेकिन आपका मदद इस तरह से हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ऑडियो वीडियो को ज्यादा पसंद करेंगे बजाय एक टेक्स्ट के, तो समझे, ठीक है, तो देखिए, फिर इमेजेस में क्या, ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो, हाँ, ये क्लियर नहीं आया है। हाँ, हाँ, डाटा एनालिस्ट ये रहा, ठीक है, तो देखो, डाटा साइंटिस्ट विल बी एबल टू टेक डाटा साइंस प्रोजेक्ट फ्रॉम एंड टू एंड, अरे ये सब छोड़ो यार। हाँ, डाटा साइंटिस्ट को क्या क्या चाहिए होता है, मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स चाहिए होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग चाहिए होता है और कम्युनिकेशन चाहिए होता है, लेकिन डाटा इंजीनियर को क्या चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और बिग डाटा, ठीक है, ये सब भी छोड़ो। सबसे पहले डाटा एनालिस्ट क्या करते हैं, तो सबसे पहले हु गैदर्स, यहाँ लिख देता हूँ, हु गैदर्स डाटा, हु गैदर्स डाटा। देखिए, सो मान लीजिए कि कोई हो, कहाँ लिख दूं, रुको रुको एक मिनट, ये बैक बटन दबाया, एक सेकेंड, इसको जो है यहाँ पर हटा देता हूँ सबसे पहले, ये पूरा हटा देता हूँ, देखो, कहाँ लिखे, मान लेते हैं एक फ्रेश पेज पर लिखते हैं, ठीक है, एक फ्रेश पेज पर लिख लेते हैं, जैसे देखो, ये यहाँ पूरा बहुत सारा खाली स्पेस, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये एक मान लो, क्या कर, हाँ, ये एक डेटाबेस है, अरे यार, हाँ,
देखो, ये एक डेटाबेस है मान लो। ठीक है, मतलब देखो अभी बनाता हूँ। ठीक। ये सिलेंडर कुछ बनेगा कि। हम्म, ये वाला पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक डाटाबेस का सिंबल है। ठीक है। ये डाटाबेस का सिंबल है। ठीक है, ये डाटा जो है कौन ले रहा है? ये डाटा कौन ले रहा है? डाटा इंजीनियर गैदर करता है। ठीक है, डाटा इंजीनियर के पास क्या होता है? उसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कई सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, फिर डाटा क्लीनिंग कौन करता है? डाटा एनालिस्ट करता है। ठीक है, और उसमें कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालना कौन करता है? डाटा एनालिस्ट करता है। ठीक है, उसमें एनालिसिस करता है, डाटा के ऊपर लेबलिंग करता है, ये सब कौन करता है? डाटा एनालिस्ट करता है। फिर प्रोडक्टिव मॉडलिंग कौन करता है? डाटा साइंटिस्ट करता है। ये है इन तीनों में डिफरेंस। ओके, ये मैं शॉर्ट में बता दिया। ठीक है। चलो, हो गया इतना। ठीक है। एक सेकंड, इतने को मिटाना भी होगा। ओके, तो ठीक है। अब ये जो हो गया, अब और क्या बच गया? चलो, अब मैंने ये सब बता दिया। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं ये तो मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, कई तरह की गलतियां भी होती हैं। देखिए, कई तरह की गलतियां हम करते हैं। कैसे कैसे गलतियां करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड निकाल देता हूँ। अरे ये क्या कर। हाँ, कहाँ गया? कॉल करता हूँ। ठीक है। वर्ड विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में है क्या? अच्छा, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी है क्या? ठीक, ये तो हमारे पास हो गया। ये ठीक है, मतलब व्हाइट बोर्ड। ओके, अब विजुअल स्टूडियो कोड कौन खोलेगा इसमें? सर्च द वेब भी, ये वेब में सर्च करने लगा। हाँ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड स्टोर। कल तो खोले थे हमने। हैं? फिर आज के आज क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? ऐप्स में जाए तो विजुअल स्टूडियो कोड। अरे, अरे, कल ही तो हम किए थे यार। तो ठीक है, जाने दो। बाद में मैं वो सब देख लूंगा। देखो, वो सब मैं बाद में देख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट का स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, प्रिंट, और उसमें जो है देखो, मान लो लिख भी दिए कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख भी दिए मैं। ठीक है, तो भी
ये सही नहीं माना जाएगा। सिंटैक्स तो ऑलमोस्ट हर जगह सही है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब एक जगह गलत मतलब पूरा गलत, समझे? तो ऐसा होता है प्रोग्रामिंग। ओके, तो PRNT नहीं लिखना है, फिर यहाँ कैपिटल P नहीं लिखना है, ठीक है? प्रिंट लिख रहे हो लेकिन कैपिटल PRINT लिख रहे हो, ये भी गलत है। अगर आप प्रिंट में पूरा एकदम PRINT जो है उसमें सब कुछ स्मॉल लिखते हो तो ही सही होगा, ठीक है? कई जगह क्लोजिंग कर्व्ड ब्रैकेट्स नहीं दोगे, ठीक है? तो वो भी गलत होगा। मतलब क्या कर्व्ड ब्रैकेट्स मतलब क्या क्लोजिंग वाला पैरेंथेसिस नहीं दोगे, वो भी गलत होगा, ठीक है? कहीं डबल कोट्स का कोई एक पार्ट मिस हो गया, वो भी गलत होगा, समझे? कई सारे गलतियां यहाँ होती हैं, ठीक है? अगर डबल कोट्स बिना लिखे आप कर रहे हो तो वहां कुछ वेरिएबल होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड वाला वेरिएबल ढूंढेगा, लेकिन वहां वेरिएबल के नाम में भी क्या होना चाहिए? स्पेस होना, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्पेस नहीं होना चाहिए, वहां पर अंडरस्कोर साइन लगना चाहिए, समझे? स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस काम नहीं आता इसमें, ठीक है? ये वेरिएबल्स पढ़ते समय बताऊंगा, ठीक है? अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं 2+5, ओके, तो प्रिंट अगर करना चाहते हैं 2+5, तो ये वाला 2+5, ठीक है? और ये वाला प्रिंट डबल कोट्स में लिख दिया 2+5। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। ऊपर वाला क्या है, ये वाला प्रिंट 2+5 क्या करेगा, हमको 7 प्रिंट करके देगा। ये वाला प्रिंट 2+5 क्या प्रिंट करके देगा कंसोल पर, ये प्रिंट करके देगा, देखो 2+5 एज इट इज प्रिंट करके देगा, समझे? जैसे हम लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पर 2+5, जैसे टीचर्स लिखते हैं 2+5, ठीक है? और बताते हैं कि हमको बताना होता है आंसर क्या होगा, ठीक है? जो 2+5 ये वाला जो टीचर जो लिखता है वो चीज इससे होगा, ठीक है? और जो आंसर हम देते हैं 7, वो चीज ये करता है, ठीक है? ओके, ये डिफरेंस है, ओके? अब देखो, कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, और पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? जैसे एडिशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है? अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की ही बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है? फिर क्या होता है? डिवीजन, क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर से होते हैं, तो ठीक है? तो फिर इसके साथ साथ हमारा पाइथन में क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, ठीक है? और 10 मिनट लूंगा मैं आपका, ठीक है? ज्यादा देर नहीं लगेगा अब, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ओके। मॉडुलस क्या करता है? हमारा रिमाइंडर देता है। एडिशन क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है। या फिर कंकैटिनेशन कल देखा था। कंकैटिनेशन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को ऐड करना कंकैटिनेशन कहलाता है। एडिशन क्या होता है? दो नंबर्स को ऐड करना एडिशन होता है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करने को ही हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। डिवीजन क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब क्या, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना और कितना उसका कोशंट होगा, ठीक है? उसको पता करने को ही हम डिवीजन कहते हैं, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा ये पता करना मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? तो एडिशन का सिंबल कैसा होगा? एडिशन का सिंबल इसी के नीचे जैसा ऑर्डर है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, प्लस, ठीक है? डिवीजन सब्ट्रैक्शन कैसा होगा? ये माइनस। और डिवीजन कैसा होगा? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ओके। फिर उसके बाद ये आप
हो सकता है आपके कैलकुलेटर में माइनस साइन के ऊपर नीचे दो बिंदु लगे हो, वो चीज यहाँ ये नहीं होगा, डिविजन नहीं होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिक सिंबल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, फिर उसके बाद मॉडुलस के लिए परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं। ओके, अब देखो एडिशन कैसे होता है, 2+5 लिखेंगे तो 7 होगा, 2 - 5 लिखेंगे तो -3 आएगा। ओके, या फिर 8 - 5, अच्छे से देख लीजिए, 8 - 5 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, ये होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, ये मत सोचना कि नेगेटिव नंबर्स यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी पॉसिबल है, साइंड अनसाइंड नंबर्स दोनों पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में। डिविजन 4/2 = 2 होगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 8 होगा। फिर मॉडुलस क्या होता है, 4% 2 करेंगे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उस डिविजन में क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, इसलिए 4 mod 2 0 रिजल्ट देगा, ठीक है। ऐसा होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर का थोड़ा एक एग्जांपल लिख देता हूँ। 5 अरे 5 मॉडुलो, ओके 5 मॉडुलो 3 है मान लो, तो ये क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 आएगा, ठीक है, क्वोशंट 1 हो गया, फिर रिमाइंडर 2 होगा, यहाँ डिवाइजर 3 है, डिविडेंड 5 है। ओके, ऐसा होता है, ठीक है। फिर मान लो उनके 6 मॉडुलो कितना, 6 मॉडुलो 5 लिखे तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, यहाँ पर 1 रिमाइंडर होगा 6 को 5 से डिवाइड करने से, तो इसलिए 1 रिजल्ट आएगा। ओके, ऐसा होता है। ओके, मॉड्यूलस ऑपरेटर अब मैं बता दिए सारे ऑपरेटर, ठीक है। फिर कुछ बचा क्या, हाँ मैं एक और बता देता हूँ, बस लास्ट चीज बता देता हूँ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि हमारे पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल गलत समझते हैं, वो बिल्कुल गलत जानते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है पाइथन में, देखो मान लो, हाँ देखो कैसा होता है, कि 3 if 3 <> 2, ठीक है, एल्स एल्स क्या, 2, ऐसा लिखा जाता है टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है। इफ क्या करता है, इफ के सामने क्या है, 3 < 2, अगर ये 3 अगर 2 से बड़ा होगा तो यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू रिटर्न हो गया इफ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 इवैल्यूएट होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 < 2, ठीक है, अगर 3 < 2 नहीं है, अगर 2 बड़ा है 3 से, मतलब मान लो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी नहीं, मतलब जो वियर्ड सिचुएशन में मान लो है कि 2 बड़ा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, और 3 < 2 एक फॉल्स है, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी छोड़ो, ऐसा भी छोड़ो, ठीक है। जैसे देखो मैं अब लिख देता हूं, देखो जैसे क्या, 3 6, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया 6। ओके, तो यहाँ ट्रू चीज है, हम जानते हैं ना, कि मतलब 6 < 5 है, तो हम लिख देते हैं 5 < 6। ओके, 5 < 6। ओके, क्या ये सही है, क्या 5 6 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो इफ स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। जो एल्स पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है, हम मान लो हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक है,
तो क्या हुआ 6 रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता, इसलिए एल्स पार्ट में जो लिखा है वो चीज इवेल्युएट होगा, ठीक है, एज एन आंसर, समझे। तो मान लो ये क्या होता है, ठीक है, इसको इतना समझा ही रहा हूं तो थोड़ा सा 1 मिनट और समझा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। इक्वल क्या करता है? सिर्फ अगर इक्वल कहीं लिखा हुआ है तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या कि मतलब मान लो एक वेरिएबल है ए, ठीक है। ए में हम क्या स्टोर करना चाहते हैं? एक नंबर स्टोर करना चाहते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? एक लोकेशन होता है, मतलब फिक्स्ड लोकेशन होता है जहां हम जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं ताकि एक डाटा स्टोर हो, कोई डाटा स्टोर हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम वेरिएबल, ठीक है। तो एक वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल ए इक्वल टू 2 हमने लिख दिया तो ये क्या करेगा? ए पे 2 असाइन कर देगा, ठीक है। जो लोकेशन जहां पर ए वेरिएबल मतलब ए वेरिएबल को जहां जो स्पेस मिला है, देखो मेमोरी क्या करता है, मतलब मेमोरी क्या करता है? वेरिएबल्स को स्पेस देता है और इंस्ट्रक्शंस को स्पेस देता है किसी भी प्रोग्राम के मेमोरी में, ठीक है। कोई प्रोग्राम है तो उसका एक मेमोरी पार्ट होगा, मेन मेमोरी में लोड होगा। अगर एक प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर्ड है, एक पीस ऑफ कोड हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, तो उसको चलाने के लिए सबसे पहले हमारा कंप्यूटर मेन मेमोरी में लेगा और उस मेन मेमोरी में जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स है उसका अलग अलग डाटा, मतलब अलग डाटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए अलग लोकेशंस होंगे और इंस्ट्रक्शंस अलग लोकेशंस में स्टोर्ड रहेंगे, ठीक है। तो इस वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में ए इक्वल टू 2 लिखने से 2 स्टोर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ मैक्स, ठीक है, ग्रेटर, मान लो ग्रेटर करके एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें उसके सामने हमने लिख दिया 6, ये स्टेटमेंट 6 इज 5 ग्रेटर देन 6 एल 6, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ग्रेटर जो वेरिएबल है उसमें 6 स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता, इसलिए एल्स पार्ट में जो लिखा है वो चीज इवेल्युएट होगा और ग्रेटर में असाइन होगा, ठीक है, इसलिए ग्रेटर का वैल्यू 6 रहेगा। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें उसके प्रिंट करके लिखते हैं और उसमें पैरेंथेसिस देते हैं, उसके अंदर ग्रेटर लिखते हैं, तो हमारे कंसोल में 6 आएगा। ओके, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आज का सेशन यही एंड होता है। ओके, थैंक यू।